पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार के इंतजाम शर्मनाक हद तक नाकाफी साबित हुए हैं। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच हमें इन हालातों से जूझना है, हौसला बनाए रखना है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसीलिए कोविड ओपीडी के जरिए हम हर रोज आपको देश के जाने माने डॉक्टर्स से रूबरू करवाते हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए मौजूदा हालातों पर आपको अपडेट करते हैं ताकि आप पूरी सतर्कता बरत सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें और सही वक्त पर सही फैसले लेकर अपनी और दूसरों की जान बचा सकें। इलाज की किल्लत के साथ साथ वायरस की टेंडेंसी को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है और वो मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर दिल के लिए बेहद खतरनाक है। दूसरी लहर में होने वाली मौतों में बड़ी तादाद हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की है। इसकी वजह यह है कि वायरस के संक्रमण की वजह से मरीजों की शरीर में खून के थक्के बन जाते हैं, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें एक अलग तरह का साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। वो इलाज के दौरान एक फंगस का शिकार हो रहे हैं। आंखों में ये फंगस होता है जिससे आंखों की रोशनी तक चली जाती है, ये भी खतरा है। कोरोना के इलाज, इसके साइड इफेक्ट्स और तीसरी लहर की जो संभावना है उसके खतरे को लेकर अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस ये बीमारी है जिसे लेकर डॉक्टर ए.के. पॉल का बयान आया है। म्यूकस फंगस डायबिटीज मरीज के लिए बड़ा खतरा है, ये कहा है डॉक्टर पॉल ने। स्टेरॉइड ज्यादा होने से म्यूकस फंगस बढ़ता है। फंगस से ये कहा है डॉक्टर पॉल ने, फंगस से बचने के लिए शुगर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। गले में दर्द, खांसी और सूंघने में दिक्कत होने पर डॉक्टर से जरूर मिले। तो स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन करने से इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। फंगस से बचने के लिए शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। गले में दर्द, खांसी और सूंघने में दिक्कत अगर आपको है तो डॉक्टर से जरूर मिले, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी को लेकर डॉक्टर ए.के. पॉल का ये बयान है। म्यूकर नाम के फंगस की होती है और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। डायबिटीज का होना, इम्यूनोसप्रेशन का होना, यही काफी होता है इस बीमारी का प्रभाव आने के लिए। जब इसी कोविड के मरीज को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज है, उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमजोरी आती है, दवाइयां मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब एक तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो 2 दवाइयां या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन जिसके 2 दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और टोलिजुमैब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकोरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। क्या हमें करना है? हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही। कोविड की वेट नहीं करनी है। कोविड नहीं भी होगा तो भी जरूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि, और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं।
जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी जरूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए, डेंजरस हो सकती है। और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है। तो हमने रैशनल यूज ऑफ दीज मेडिसिन करना है। तीसरी चीज कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो, पानी बदलता रहे, पानी टपकता ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज है वो साफ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशंस उसके फेस पे नहीं हो। ये चौथी चीज है जिसका कि हमने ख्याल रखना है। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग, सूजन महसूस हो रही है, या मुंह में अल्सर आ रहा है, मुंह में अल्सर पैदा हुआ है, कटा हुआ दिख रहा है, नया कोई चीज आ गया है अंदर मुंह में, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद इसका इलाज होता है। वो दवाइयां अच्छी तरह से उपलब्ध है। एम्फोटेरेसिन बी नाम की एक दवाई होती है, इंट्रावीनस दी जाती है, इफेक्टिव है। और कभी कभी जो सूजन अंदर बन जाती है नाक में या नाक के और अंदर, उसको निकालने के लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलाज भी हो। तो म्यूकस फंगस और हार्ट अटैक के खतरे को लेकर आगे बात करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को भी और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर का रुख करते हैं। कोरोना के इस काल में कालाबाजारी हो रही है। दिल्ली के खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में छिपा कर रखे गए थे, जहां पुलिस ने छापेमारी करके इन्हें अपने कब्जे में लिया। इससे पहले बीते रोज दिल्ली पुलिस ने एक रेस्टोरेंट और साउथ दिल्ली के फार्म हाउस पर छापेमारी करके 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी की जा रही थी और इन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से रोका जा रहा था। 3.5 गुना दामों में इसे बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए गए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अजय कुमार, चेयरमैन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर अजय कुमार आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि हमने बात की किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कोरोना के इलाज के दौरान, जो दवाइयां कंज्यूम होती हैं उनकी वजह से। अगर हम डायबिटीज के मरीजों की बात करें, इस देश में बड़ी आबादी है। एक खास उम्र हो जाने के बाद डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होना बहुत ही आम बात है। इसीलिए जो हमारे दर्शक हैं वो इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुने। और शुरुआत में ही डॉक्टर अजय कुमार, आप इसे अगर क्लियर कर सकें कि जिस फंगस की हम बात कर रहे हैं, म्यूकस फंगस, जो कोरोना के इलाज के समय डायबिटीज के मरीजों में हो सकती है, उसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, वो क्यों होता है, और कैसे पता चले कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, मरीज इस दिशा में बढ़ रहा है? पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत चल रही है, तो एक अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा और उसका क्लैरिफिकेशन करना जरूरी। पहले बात, कोरोना में सिलेक्टेड पेशेंट में अगर कोई सही इलाज है तो वो स्टीरॉइड्स। तो इसलिए हम स्टीरॉइड्स को ऐसे बुरा नाम मत दें जिससे हम उसको लाइफ सेविंग ड्रग सही पर सही डोज में ना यूज करना पड़ना कर। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम उसी समय देखी गई है जब इसको हम एक्सेसिव डोज में यूज कर रहे हैं। एक्सेसिव डोज एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, दोनों ही चीजें गलत हैं। वो वैसे भी हम स्टीरॉइड डे टू डे लाइफ में बहुत सी दवाइयों में, पर इसमें खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि जो रिकमेंडेशन हैं, चाहे वो WHO की हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की ICMR की तरफ से हैं,
हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ना कि अननेसेसरी यदि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो डोज बढ़ाते जाए, वो नुकसानदायक। तीसरा, जिनको बीमारी का रिस्क है ये इतनी ज़्यादा है जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी डायबिटीज या किसी के कारण ज़्यादा है। इन 3 बातों को कहने के बाद मैं बोलूँ नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल पेशेंट्स में जब हम देखते हैं म्यूकर माइकोसिस, ये उन्हीं में होता है जिनकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम है। मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को देखता हूँ जो कि इम्यूनोसप्रेशन पर रहते हैं, मैं उसमें देखने की रेट ज़्यादा मिलता है और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सवाल ये है कि ये कैसे मैनिफेस्ट करती है, डिपेंड करता है कि माइकोसिस शरीर के किस अंग को पकड़ रहा है। आईज में ज़्यादा देखते हैं साइनसेस, नॉर्मली जो साइनसेस होते हैं उसके अंदर फंगस इन्फेक्शन आती है, ये भी एक फंगस है और जब उसमें आकर इसके अंदर से आंखें आगे को आ सकती हैं, हेडेक हो सकता है, तो यू हैव टू सस्पेक्ट, अपनी जो इस चीज़ के माहिर हैं तो देखते ही डायग्नोज कर देते हैं कि ये म्यूकर माइकोसिस है, उसको टेस्ट किया जाता है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ तो उसमें हम इंटेस्टाइन्स में भी म्यूकर माइकोसिस आ सकता है और वो पेशेंट मैसिव पर रेक्टम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं। ये 90% चांसेस है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है, जब उसको ज़्यादा स्टेरॉइड मिलते हैं तो वहीं पर डायग्नोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो वापस आकर घर में कर करें। तो मेरा कहने का भाव यही है कि यस, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत रेयर पेशेंट्स में होती है, पर इसके कारण से हमें टोटल स्टीरॉइड्स को अपनी लिस्ट में से नहीं निकालना, क्योंकि अगर सही मेडिसिन जो कि कोरोना के मॉडरेट पेशेंट्स को सीवियर पेशेंट्स को जाने में रोक सकती है, वो सही टाइम पर सही ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, स्टेरॉइड्स कब लेना है, किस मात्रा में लेना है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं और एक एक करके जैसे ही इसके बारे में जानकारी बढ़ती जा रही है ये चिंता और पैदा कर रहा है। मैं और भी आपसे आगे समझने की कोशिश करूंगी डॉक्टर कि हार्ट पर, लंग के ऊपर आखिर कैसे स्टेरॉइड्स काम करते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होता है। लेकिन डॉक्टर अर्चना, मैं आपका रुख करती हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बार बार बात हो रही है, प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर चिंता बहुत ज्यादा है। स्टेरॉइड्स की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज पर वो किस तरीके से असर डाल सकता है, क्या बच्चे पर भी असर डाल सकता है, किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी इनका इस्तेमाल करें? इस टाइम पे स्टेरॉइड का यूज, जैसे डॉक्टर साहब ने एम्फेसाइज किया, ये लाइफ सेविंग हो सकता है। बच्चों पे डेफिनेटली हर दवाई का इफेक्ट होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टेरॉइड की यूज से बच्चे को इफेक्ट कर सकती हैं। बच्चे की डेवलपमेंटल टेराटोजेनेसिटी, ये सब चीजें स्टेरॉइड की वजह से हो सकती है, मगर हमें एक जुडिशियस यूज करनी है और एक जजमेंट लेनी है कि हमने माँ को किस हद तक सेव करना है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड की यूज। इस टाइम पे अगर हम स्टेरॉइड नहीं दे रहे हैं, वी आर अनएबल टू सेव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। सो स्टेरॉइड की जुडिशियस मात्रा में यूज एट द राइट टाइम। अगर कोविड डिटेक्ट होते ही आप स्टेरॉइड दे देंगे, आप इम्यूनिटी सप्रेस कर रहे हैं। पर अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हैं इन अ गुड विंडो पीरियड, जब हाइपोक्सिया आना शुरू हो रहा है, सैचुरेशन मार्जिनली फॉल हो रही है, कफ इज गेटिंग इररिट्रैक्टेबल, उस टाइम पे एक जुडिशियस यूज में, स्पेशली इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। वो माँ के लिए लाइफ सेविंग है और बच्चे पर ऐसा कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं करेंगे। और यदि कुछ करते भी हैं, दीज आर थिंग्स वी विल हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अगर माँ जिंदा है तो बच्चा जिंदा है। अगर इन यूट्रो माँ ही जिंदा नहीं है तो हम बच्चे को बड़ा करके अचीव कुछ कर नहीं पाएंगे सिचुएशन में। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, एक बार फिर से आपकी तरफ आते हुए, और ये बहुत बड़ा खतरा है और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां पर ये म्यूकस फंगस बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके आंख की रोशनी तक छीन लेता है। इसकी संभावना कितनी रहती है? क्योंकि आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ये क्लियर किया है कि ये बहुत ही रेयर है और इस तरीके का जो फंगस है वो बहुत कम लोगों में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी कितनी संभावना होती है कि इस फंगस से
जूझते हुए किसी की आंख की रोशनी चली जाए, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं डॉक्टर जो सामने आ रहे हैं, मरीजों ने आंख की रोशनी गंवाई है कोविड के इलाज के दरमियान। कि जब फंगस हो जाता है जी, इट इज सीरियस एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये बहुत ज्यादातर पेशेंट्स में लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद जो कि ट्रीटमेंट है मेडिसिन और स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल मेडिसिन प्लस सर्जरी। इसके बावजूद भी आई साइड तो एक चीज है, जान से भी हाथ टूटे और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, तो इसका फंगस से रोकना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं होना चाहिए। हम स्टीरॉइड्स को हमेशा शब्द यूज करते हैं डबल एज स्वॉर्ड। इससे आप किसी को मार भी सकते हैं और इससे आप किसी को बचा भी सकते हैं। एंड सो इससे मेडिकल गाइडेंस, मेडिकल एडवाइस एंड नॉट फॉर सेल्फ मेडिकेशन एंड राइट। फिर तीसरी बात है कि एप्रोप्रिएट टाइम। अगर आप देखें जो इनिशियल यूके से जो स्टडी आई फर्स्ट, इसके कारण से दुनिया भर में स्टीरॉइड कोरोना में यूज करना चाहिए, वो सिर्फ 5 दिन की थी और जो 6th डे और 8th डे और 9th के बीच में सिलेक्टेड पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसको एक वैक्सीन खत्म होती है और उसके बाद उसको इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है तो उसको ग्रेजुअल टेपर करने की जो हमारी चीज होती है स्टीरॉइड में, वो भी जरूरत नहीं होती है, आप सडनली बंद करते हैं। अभी जो हमारे टेस्ट फिजिशियन हैं हमें बताते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें लंबा अरसा की इफेक्ट पड़ती है, बट प्लीज डू नॉट एक्सीड द डोज एंड डू नॉट डिसाइड योरसेल्फ कि किसको स्टीरॉइड देना है, कैसे देना, ज्यादा देना। अगर 5-6 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज खाते जाएंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि हम ज्यादा साइड इफेक्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना, प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में हमने बात की, हार्ट अटैक की संभावना कितनी बढ़ जाती है स्टेरॉइड्स के ज्यादा यूज के साथ साथ, और इसके साथ ही जो पीरियड्स हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें खासतौर से, पीरियड्स पर भी क्या स्टेरॉइड का असर पड़ता है? हार्ट अटैक की बात मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि हार्ट पर काफी असर पड़ता है इलाज का, दवाइयों का, और उसकी वजह से कुछ वक्त के बाद रिकवर होने की प्रक्रिया के तहत कई लोगों को हार्ट अटैक आया और उससे उनकी मौत हो गई। तो ये दोनों सवालों के जवाब अगर आप दे सकें। अगर पर से शॉर्ट डोज स्टेरॉइड का इफेक्ट देखें, I don't think they have any detrimental effect on the heart, and I'm sure Dr. Kumar will agree with me on that. सिर्फ ये है कि डिजीज प्रोसेस, हमें कोविड डिजीज में मायोकार्डाइटिस रिलेटेड क्या सीक्वली है दैट वी डू नॉट नो। वो मायोकार्डाइटिस एनहांस हो स्टेरॉइड से, उसका कोई रिलेशन हो, वो कहना मुश्किल है, बट पर से शॉर्ट डोज स्टेरॉइड का मायोकार्डाइटिस से कोई लेना देना नहीं है। वो हार्ट अटैक नहीं प्रेसिपिटेट करेंगे, इनफैक्ट वो आपकी लाइफ बचाएंगे। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यू आर अ डायबिटिक, यू आर हाइपरटेंसिव, यू हैव सम हार्ट डिजीज, दैट वे मे बी अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। उसमें स्टेरॉइड की क्या डोज रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो एक और कहानी है। पीरियड्स के ऊपर शॉर्ट डोज स्टेरॉइड का कोई इफेक्ट नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मे बी अपार्ट फ्रॉम क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जो भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक जिंदगी बचाने के कंपैरिजन में कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दवाई की यूज जुडिशियस होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, रिफ्रेनिंग एंड रेलेवेंट टू द यूज होनी चाहिए। पर अगर उसको एज अ लाइफ सेविंग ड्रग हमें यूज करना है, उसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं मानी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स हर चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है, और उस फायदे और नुकसान को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर अजय, अगर आप हार्ट अटैक के बारे में और बात कर सके, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं और एक स्टडी, कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि 70% से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां पर रिकवर होते हुए मरीज को हार्ट अटैक आ रहा है और उससे कई केसेस में मौत भी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ हार्ट पर ये दवाइयां स्टेरॉइड्स असर करते हैं या फिर लंग, लिवर को भी अफेक्ट करते हैं उसी तरीके से? और अगर ऐसा है तो किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए?
तो एक बात बिल्कुल आपने सही कही है कि कोरोना की बीमारी में हार्ट के कारण से काफ़ी डेथ्स होती हैं और उसके दो मेन कारण हैं कि वायरस डायरेक्टली मायोकार्डियम हार्ट की मसल को अटैक करता है। सेकेंडली ब्लड क्लॉटिंग, इट्स ए वेरी वेल नोन फैक्ट कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसीलिए है कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं। ये 1% भी इसको आप स्टीरॉयड के साथ लिंक नहीं कर सकते। स्टीरॉयड्स इतनी डोज जो हम इसमें यूज करते हैं और शॉर्ट टर्म लेते जाते हैं, इस पर असर नहीं करता हार्ट के लिए। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए स्टीरॉयड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टीरॉयड्स के साथ में, जैसे मैंने पहले भी बताया और शुरू में भी मेंशन किया, सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स में एक्स्ट्रा कॉशियस। इवन नॉन डायबिटिक में जब हम हाई डोज स्टीरॉयड देते जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को दिए जाते हैं, तो वो स्टीरॉयड एकदम ब्लड शुगर थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो उसको साथ के साथ मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन में या टेबलेट में उसको कंट्रोल करना जरूरी है, जिससे हम इस तरह की ल्यूकर माइक्रोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ही मिनिमाइज और नेग्लिजिबल। दूसरा आपने पूछा लंग्स के ऊपर, नहीं, लंग्स के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं है स्टीरॉयड्स का। स्टीरॉयड्स का देखो 90% जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म यूज के साथ रिलेटेड हैं। उसमें चाहे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बोन्स वीकनेस, मसल वीकनेस, आइज के ऊपर भी इफेक्ट हो जाना, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म यूज के साथ हैं। ऐसे ऐसे मरीज हैं अलग अलग बीमारियों में जिनको 10-10 साल 20 साल लाइफ लॉन्ग स्टीरॉयड भी लेने पड़ते हैं। तो इसको हम इस चीज से कंफ्यूज नहीं करें, बिकॉज इस पर्टिकुलर बीमारी में एक शॉर्ट टर्म यूज है और वेरी हाई डोज है। तो मैं शब्द फिर यूज कर रहा हूँ, इट्स द मिस यूज। अगर उसको ज्यादा डोज में, इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज स्टे अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, डॉक्टर सुपरविजन, एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट डोज एंड एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। जी, बने रहिएगा हमारे साथ। आप दोनों, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अजय, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और खासतौर से ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर की जो बहुत चर्चा हो रही है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस खतरे को। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। डॉक्टर अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जरा कोरोना की तीसरी लहर की हम चर्चा करते हैं और इसके लिए डॉक्टर अर्चना, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने भी किया। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपने स्टैंड को बदला और ये कहा कि अगर नियमों का पालन किया गया, लॉकडाउन लगाया गया, लापरवाही नहीं बरती गई लोगों की तरफ से, तो तीसरी लहर नहीं भी आए, इसको टाला भी जा सकता है। लेकिन जो साइंटिस्ट मान रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को बहुत बड़ी संख्या में इफेक्ट होते हुए देखा जाएगा, ऐसा खतरा है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हमें करनी चाहिए अभी से, क्योंकि दूसरी लहर से पहले जो तैयारियां की जाने वाली थी वो नहीं की जा सकी, उसका असर हम देख रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट ये है कि इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई। लेकिन अगर बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं तीसरे फेज में, तो फिर किस तरीके के इंतजाम हम अभी से करें? पैंडेमिक की फेज को अगर हम इस 5 उंगलियों की तरह कंपेयर करें जी, तो वी विल रियलाइज दैट द थर्ड पीक इज ऑफ कोर्स गोइंग टू कम। हर बार 100 साल में जब पेंडेमिक आया वो इसी तरह आया, मगर अच्छी चीज शायद मे बी द लेसन टू बी लर्न्ड फ्रॉम दिस कि एक तो कुंभ हो गया, इलेक्शन हो गए, स्कूल्स खुलना, हॉलीडेइंग हो गई, गोवा जाना हो गया, पार्टी हो गई, शादियां हो गई, दे कैन ऑल वेट। अगर इंसान रहेंगे, जान रहेगी, काम भी हो जाएगा, व्यवसाय भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फॉर दैट पीपल नीड टू लिव, एंड द मिनट वी रियलाइज दैट, और हम ये समझ लें कि जान है तो जहान है, हम सब कुछ जीत लेंगे। हम एक बड़ा देश है, हमारी पॉपुलेशन, जहां हमारी लायबिलिटी है वहीं हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है। अगर हमारी पॉपुलेशन को ठीक तरह से चैनलाइज किया जाए, लॉकडाउन जरूरी है, ये मेरा मानना है, ये बहुत लोगों का मानना है, और ये सोचना कि हम हर स्टेट के लिए एक अलग पॉलिसी रखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी समझ से मेडिकली हमें अपने आप को फोर्टिफाई करना चाहिए,
हमें लेजिस्लेशन से अपने आप को फोर्टिफाई करना चाहिए. We should have a standard policy for the whole country. If it is a lockdown, 3 months, 6 months, it has to be. Micro lockdown ho, conditional lockdown ho, whatever, that is the decision of the bureaucrats and the decision makers. ठीक है, डॉक्टर अजय के पास मैं आऊंगी. इससे पहले मैम मैं लौटती हूँ आपके पास. डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सचिव IMA. आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि मलिक. और आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि तीसरा फेज अगर कोरोना का आता है तो इससे बड़ी चिंता की बात और कुछ नहीं हो सकती. दूसरे फेज ने ही इतना नुकसान किया है कि अब इंतजामों पर से आम लोगों का भरोसा उठता हुआ दिख रहा है. ऐसे में तीसरे फेज की अगर संभावना जताई जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं उन्होंने बाद में अपना स्टैंड चेंज करके ये कहा कि अगर एहतियात बरता जाए, लापरवाही नहीं बरते हम लोग, तो उसे टाला जा सकता है. आपका आकलन क्या कहता है? क्या वायरस का तीसरा फेज आना मतलब ये इसे रोका नहीं जा सकता है, वो आएगा ही आएगा, या फिर वाकई अगर हम एहतियात बरतें तो इसे टाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पैंडेमिक्स जब भी आते हैं तो उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो बार बार करके जो है वो आते हैं. पिछली बार स्पेनिश फ्लू आया था, 4 वेव्स में आया. इस बार ये आया है, तो ये चौथा वेव भी कई देशों में चल रहा है. तीसरा वेव भी कई देशों में आया, तो हमारे देश में भी तीसरा वेव आ सकता है. तीसरा वेव हमारे देश में आने की संभावना है और उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं. प्रिवेंट करने के 3 तरीके हैं. सबसे पहले हम लोगों को वैक्सीनेशन फास्ट कर देनी चाहिए और हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा देनी चाहिए. अगर हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो इन्फेक्शन का साइकिल ही ब्रेक हो जाएगा, तो ये थर्ड वेव नहीं आएगी. लेकिन उसके लिए 20-22 लाख की वैक्सीनेशन रोज करने से ये वेव नहीं रुकने वाली. उसके लिए हमारे को कम से कम 1-1.5 करोड़ रोज वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी. दूसरी चीज, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के ऊपर बिल्कुल बैन और कंट्रोल लग जाना चाहिए. तीसरी चीज, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को जागरूक रह के ये देखना पड़ेगा कि वायरस किस तरह से अपना रूप प्रतिरूप बदल रहा है और उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजीज को भी रिकैलिब्रेट करते रहें. ये अगर हम 3 चीजें करेंगे तो तीसरे वेव से हम लोग बच सकते हैं. फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम तीसरे वेव से बच सकते हैं, वो ये है कि बच्चों की वैक्सीनेशन जल्दी से शुरू होनी चाहिए. इनके ट्रायल्स होने चाहिए और बच्चे हमारे देश में 19 साल से छोटे जो हैं वो 41% है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. ऑलमोस्ट 60 करोड़ बच्चे हैं और उनमें से एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हमें उनकी वैक्सीनेशन भी लगानी चाहिए. अगर हम ये 4 चीजें करेंगे तो हम तीसरी वेव से आराम से बच जाएंगे, निश्चित तौर से बच जाएंगे. दूसरी चीज, अगर ये तीसरी वेव आती है तो वो त्रासदी ज्यादा खराब होगी. क्यों? क्योंकि इस बार वायरस जो है वो अपना रुख जो है, जबकि इस बार से भी सेकेंड वेव में भी उसने अपना रुख बच्चों की तरफ कर दिया है, लेकिन थर्ड वेव में लाइकली है कि ये बच्चों की तरफ थोड़ा ज्यादा रुख कर दे. और अगर ये बच्चों की तरफ रुख कर गया तो वो पूरी पॉपुलेशन हमारी वल्नरेबल है. तो इसके कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किया जाए, जितने वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वो ना केवल अपनी और अपने बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो हमारी और आपकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं, जो बेचारे मास्क पहन के और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं. इस देश के अंदर केवल 2 कैटेगरीज बनेगी, एक तो वायलेटर्स की और एक नॉन वायलेटर्स की. जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं, आई बीइंग ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल, मैं ये कहना चाहूंगा इस देश में 2 ही तरह के व्यक्ति हैं. एक तो जो वायलेट कर रहे हैं और हमारे देश के ऊपर त्रासदी ला रहे हैं, और एक जो कोविड बिहेवियर को अच्छे से एप्रोप्रिएटली वो कर रहे हैं. ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आपने गिनवाए हैं डॉक्टर. डिसिप्लिन, ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन मैं उस पर आती हूँ सर. रखेंगे. ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजय मैं चाहती हूँ कि आप भी इसमें कुछ ऐड करें. बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर मलिक ने कहा कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाना इस वक्त सबसे जरूरी है. कोवैक्सीन, कोविशील्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी किल्लत हो गई थी, लेकिन उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से. स्पुतनिक ने 80% एफिकेसी के साथ अपना सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भी पेश किया है. ये कितना कारगर हो सकता है हमारे देश में वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए? और जहां तक बच्चों के वैक्सीनेशन की बात है, क्या यही वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी किसी अलग रूप में, या फिर इसकी प्रक्रिया दूसरी होती है? मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. वैक्सीन के ऊपर बाद में आता हूं, पर ये जो वेव्स हैं इसको हम समझे क्यों आते हैं. एक तो एपिडेमियोलॉजी है कि सबसे हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती, वो एक कारण है कि वो वायरस इसमें फिर आ जाए. ये ना 2 फौज आर्मीज की लड़ाई, एक तरफ आपका वायरस, एक तरफ ह्यूमन बींग्स. वायरस
जब लगता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो रही है जैसे है, तो वो अपना रूप बदलकर अपने नए हथियार देखता है। और वो नए हथियार है, वो सिर्फ हम कहते हैं म्यूटेशन करता है, जिससे कि वो अपना रास्ता ढूंढता है कि मैं आर्मी को और अटैक कर सकता। उस जब वो म्यूटेशन होती है, उस वायरस का कैरेक्टर चेंज होता है, तो वो अलग अलग तरह की होती है। इसमें अलग है कि इन्फेक्शियस ज्यादा हो जाए, वो डिजीज सीवियर करे, और साथ में उसमें दो चीजें और हैं। ये इम्यून बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्केप करता है, तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में नहीं आता, तो साथ के साथ हमें टेस्टों की भी अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। और दूसरा होता है वायरस एस्केप, सॉरी वैक्सीनेशन। जी, वैक्सीनेशन एस्केप है, तो वो वैक्सीन इस वायरस पे, म्यूटेटेड वायरस पर भी असर करना छोड़ देती है। अगर आप देखें इस वैक्सीनेशन लेने वालों में, कंप्लीट वैक्सीनेशन करने वालों में बहुत इन्फेक्शन, पर उसने हमें डिजीज से बचाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल को जो नया वायरस आएगा तो उससे भी हमें वैक्सीन बचाएगा। तो अब मैं उसी कंटेक्स्ट में आऊंगा कि जो वैक्सीन है, क्या आज की जो वैक्सीन है हम उसको तो नहीं कर सकते हैं। आगे के लिए कौन सी अपग्रेडेबल वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है जो नए म्यूटेशन को, आपके पास एग्जांपल है फ्लू वायरस। ठीक है। फ्लू वैक्सीन हर साल नए स्ट्रेन से तैयार की जाती है कि उस कंट्री में कौन सा वेरिएंट है, उसके हिसाब से कौन सा आएगा। इस तरह से वैक्सीन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं डॉक्टर अजय, और मैं चाहती हूं कि डॉक्टर मलिक आप इस पर थोड़ा सा और बात करें कि वैक्सीनेशन को लेकर आगे क्या चुनौतियां आएंगी जब बच्चों को हम वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जब बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन की खतरा होगा तो उस पर ये वायरस क्या अलग तरीके से काम करेगा? क्या कुछ और अलग इंतजाम करने की जरूरत होगी थर्ड फेज के मद्देनजर? देखिए, मैं क्रिस्पी मैसेजेस आपके व्यूअर्स को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चला रहा हूं और कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर भी चला रहा हूं शुरू से। तो ग्राउंड पे क्या है उसके हिसाब से क्रिस्पी मैसेजेस दूंगा। नंबर 1, पेशेंट्स बड़े जा रहे कंसर्न है कि डॉक्टर साहब ये म्यूटेंट क्या है, डबल म्यूटेंट क्या है। मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहे डबल म्यूटेंट आ जाए या ट्रिपल म्यूटेंट आ जाए, या लैब्स में छोड़िए, आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए। चाहे कितनी भी वायरस म्यूटेशंस करते, उसकी प्रिकॉशन मास्क है, आप मास्क पहनिए। दूसरी चीज, चाहे कितनी भी म्यूटेशन कर दे, अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हर तरह के म्यूटेंट के ऊपर सक्षम है। तो जहां आपको वैक्सीन मिले आप वैक्सीन लीजिए, उसके लिए कोताही मत बरतिए। बच्चों का जहां तक तल्लक है, देखिए वैक्सीन बड़ी सेफ है। बच्चों में हम इस वक्त भी जो 25 तरह की वैक्सीन देते हैं, एक और वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बच्चों के जैसे ही ट्रायल्स होके आएंगे, आप बच्चों को भी वैक्सीनेशन दीजिए। सिंपल क्रिस्पी मैसेजेस दूंगा जो आपके यूज के लिए होंगे। नंबर 1, जहां जिसको वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी मिले इमीडिएट वैक्सीन लगाइए। तीनों वैक्सीन कारगर है, तीनों वैक्सीन एक जैसी हैं। ये मत सोचिए मैं ये लूंगा ये नहीं लूंगा। नंबर 2, बच्चों की वैक्सीन आए तो इमीडिएट कराइए। नंबर 3, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए, चाहे वो रिलीजियस हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं। नंबर 4, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ चलिए। मास्क कहीं नहीं जाने वाला, मास्क आने वाले 1.5 साल तक आपको रखना है। बहुत लंबी लंबी साइंटिफिक स्टडीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस गुरु मंत्र को याद रखिए, आप इस त्रासदी से भी बच जाएंगे और थर्ड वेव से भी बच जाएंगे। लोगों के अंदर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इस वक्त खूब हजूम है वैक्सीन लगाने का। इस वक्त जो 18 से 45 साल के लोगों के लिए हमने वैक्सीन खोली है, ये 60 करोड़ व्यक्ति हैं हमारे इधर। मेरे हॉस्पिटल में कम से कम 400 फोन डेली आते हैं वैक्सीन का पता करने के लिए। सो एवरीबडी इज ईगर, कोई इससे घबरा नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि 16 करोड़ वैक्सीन लग गई है और इनका कोई जानलेवा खतरा नहीं है, बल्कि एवरीबडी इज ईगर टू गेट इट। तो मेरा यही मानना है कि आप वैक्सीन लगाइए, कोविड एप्रोप्रिएट। तो यानी कि हर तबके का इंसान, हर उम्र का इंसान वैक्सीन जरूर लगवाए। इस पूरी प्रक्रिया का बहुत महत्व है अगर कोरोना से जंग जीतनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक आपका, डॉक्टर अर्चना आपका, डॉक्टर अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को उनके सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसे सुनिए, उसे ही फॉलो कीजिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।